हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 में हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा का मतलब क्या होता है? सिंपली डाटा का मतलब हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन, जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हम उसे डाटा बोलते हैं। और हैंडल करने का मतलब सिंपल हमारा मैनेज करना। इसका मतलब इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। इस चैप्टर का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन का मैनेज करना। जैसे कि हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं। क्रिकेट का मैच में क्या दिखाता है कि धोनी ने 50 रन मारे, कोहली ने अभी 46 रन मारे। इसका मतलब होता है कि धोनी ने लगातार 50 रन नहीं मारा है और कोहली ने 46 रन डायरेक्ट नहीं मारा है। दोनों कंटिन्यूअस एक एक करके बैटिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये भी 4 रन मारा हो, अगले बार में वो 2 रन मारा हो। तो हम लोग क्या होता है यहाँ पर हमें रॉ डाटा मिलता है कि हाँ, पहले बॉल पे धोनी ने 2 रन मारा, फिर अगले बार गैप किया, 1 रन लिया और उसके बाद कोहली आए, उन्होंने फिर चौका लगाया। तो दोनों का अलग अलग रन मिलता है और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। यहाँ से हमें डाटा मिलता है रॉ में और उसको हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं और बताते हैं कि हाँ, धोनी ने अभी तक 50 रन मारे हैं और कोहली ने 48 रन मारे हैं। इसी को बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग जो है बहुत तरीकों से किया जा सकता है। पहला तो है तरीका हमारा पिक्टोग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला हमारा पिक्टोग्राफ क्या होता है? सिंपली इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं उससे हम लोग पिक्चर के माध्यम से शो करते हैं। जैसे कि बोलते हैं हम लोग कि 1 तारीख को 7th मंथ का 1 तारीख को 2020 में, ठीक है, हमें सर्कल मतलब कि 500 सर्कल बनाए, 500 सर्कल नुमा प्लेट बनाए। कितने? 500। ये हमारा रॉ डाटा है। अब बोलेंगे हम लोग 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को 300 बना। फिर 4 तारीख को कितना बना? 4 तारीख को हमारा 500 बना। ये हमारा रॉ इंफॉर्मेशन है। इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से कैसे शो करते हैं? तो सिंपली क्या करते हैं, डेट लिख देते हैं पहला और पिक्चर शो कर देते हैं। जैसे कि ये 500 पिक्चर है तो हम लोग 500 पिक्चर बना सकते हैं अगर हमारे पास जगह हो तो। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास जगह नहीं है तो क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ 500 है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को एक पिक्चर के बराबर कर लेते हैं। जैसे कि सर्कल है तो एक दिन में 500 बन रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, एक सर्कल का वैल्यू इज इक्वल टू 100। एक सर्कल का वैल्यू हम लोग 100 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 तारीख को 500 प्लेट्स आए, सर्कल नुमा प्लेट्स आए। कितने सारे प्लेट्स बनाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 5 2 3 4 5 प्लेट्स बना दिए। तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं कि 100 200 300 400 500। 1 तारीख को 7th मंथ में 500 प्लेट्स आए थे, पिक्चर के माध्यम से शो कर दिए। वैसे ही 2 तारीख को कितने आए थे? 300 है तो कितना? 1 2 3। 4 को कितना है भाई? 500 है, फिर से 5 कर देंगे। पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5 को बोलता है 5 तारीख को 450 प्लेट्स बनाए गए हैं, वो भी सर्कल नुमा 450 प्लेट्स बनाए गए हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे? 50 तो हम लोग देखे नहीं भाई, हम लोग तो 100 देखे हैं, 100 को सर्कल माने हैं, तो 50 का क्या करेंगे? तो सिंपल ये इज इक्वल टू 100 मारे, एक सर्कल मतलब 100 माने हैं तो सर्कल का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बस ये आ जाएगा हमारा। तो बस इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 50। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 450 को 1 2 3 4 और जस्ट एक आधा बना देंगे। ऐसे करके हम लोग डिनोट कर दिए कि 5 तारीख को 450 है। देखिए फिगर वाला में क्या है कि हम लोग 425 करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए पिक्टोग्राफ हर बार सक्सेसफुल नहीं करता है। तो हम लोग जनरली पिक्टोग्राफ सीखते हैं लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं बार ग्राफ का यूज हर जगह होता है और उसी से हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं बार ग्राफ को। अब हम लोग देखते हैं बार ग्राफ में सिंपल हम लोग एक ये जो वर्टिकल लाइन होता है उसको y एक्सिस बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हम लोग इसको x एक्सिस लेते हैं और इस पे हम लोग अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कंडीशन ले रहे हैं, एक स्टूडेंट A है,
ठीक है। 2012 में इसका नंबर, 2012 में इसका मार्क्स कितना था मैथ्स में, साइंस में और इंग्लिश में। मैथ्स में इसका था 30 मार्क्स और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैथ्स में 30 मार्क्स था तो क्या करते हैं, सिंपल एक बार बना देते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ पर देखिए एक बार बना दिए और बता दिए और इसको 30 तक ले गए। ये नंबरिंग 10, 20 और 30 तक ले गए। ये बार हमारा बताता है कि मैथ्स में इसका 30 नंबर आया था। ठीक है, मैथ्स में कितना आया था, 30 नंबर आया था। साइंस में उसका आया था हमारा, साइंस में उसका 40 मार्क्स आया था। तो साइंस में क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 40 तक चले जाएंगे। 40 यहाँ तक आएगा हमारा और फिर एक और 40 मार्क्स तक ले जाएंगे, हाइट तक। ये हाइट हमारा बताता है कि इसका मार्क्स 40 मार्क्स आया था। इंग्लिश में इसका 20 मार्क्स आया था तो 20 मार्क्स तक इसको ले जाएंगे हम लोग। इंग्लिश में 20 मार्क्स आया था। ये क्या है, ये 2012 का बात है जब इसका मार्क्स मैथ्स में 30, साइंस में 40 और इंग्लिश में 20 आया था। यहाँ से ये ग्राफ से हम लोग को सारा बात पता चल जाता है एक्चुअली में कि उसका कितना मार्क्स आया था या क्या बात है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा सारे डाटा को बता देता है एक्चुअली में क्या बात हो रहा है। तो हम लोग को इसको पढ़ने आना चाहिए। तो पढ़ने के लिए सिंपल क्या है, बस हम लोग जाते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में, देखें मैथ्स है तो मैथ्स में कितना हाइट है, 30 है यानी कि 30 मार्क्स आया है। साइंस तक गए, साइंस में देखिए कितना हाइट है, 40 तक है यानी कि 40 मार्क्स आया है। इंग्लिश में गए, इंग्लिश में देखें यही हाइट है, 20 तक गया है यानी कि उसका 20 मार्क्स आया था। ये हो गया 2012 का बात। ये हो गया सिंगल ग्राफ से हम लोग सिंगल बार से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। और सिंगल बार में यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि इसका विड्थ जो रहेगा बार का हमेशा इक्वल रहेगा। ये जो विड्थ है ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल विड्थ का रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप भी क्या रहेगा, एकदम इक्वल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इस टाइप के ग्राफ को बार ग्राफ। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम लोग को देखने से सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है जितना बात उसमें लिखा हुआ है और ये बहुत परफेक्ट तरीका होता है। ये तो हो गया सिंगल बार ग्राफ का। अब हम लोग देखते हैं डबल बार ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि सिंगल बार ग्राफ में क्या किए कि बस उसका मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में कितना कितना मार्क्स आया था उसको रिप्रेजेंट कर दिए। जो मार्क्स आया था उसको उतना हाइट तक ले गए। हाइट बढ़ा यानी कि ज़्यादा मार्क्स और कम हुआ इसका मतलब कम मार्क्स। ठीक है, हाइट हमें यहाँ पर बता दे रहा है कि एक्चुअली में उसका मार्क्स ज़्यादा है कम है। अब डबल बार ग्राफ में यहाँ पर क्या होगा, डबल बार ग्राफ के कंडीशन में यहाँ पर 2000, जैसे कि अब आगे हम लोग 13 में, तो 2013 में उसका मार्क्स क्या हो गया, बदल गया। 2012 में उसका मैथ्स में 30 नंबर था और अब मैथ्स में 2013 में एक साल बाद क्या हुआ, उसका मार्क्स 25 आ गया है। तो 25 जस्ट यहाँ इसके बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में। तो अब अगला बार जो ग्राफ बनाएंगे वो इस हाइट पे होगा और सिंपल यहाँ तक होगा। इसमें कंपैरिजन होता है। डबल बार ग्राफ में हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो सिचुएशन को। तो यहाँ पर पहला सिचुएशन क्या था कि 2012 में हमारा इतना इतना मार्क्स आया। अब 2013 का बात है, 2013 में साइंस इंग्लिश में कितना मार्क्स हो गया इसका, मैथ्स में तो हमारा दिखा कि कम हो गया, इंग्लिश में कितना मार्क्स है 30 मार्क्स। तो कितना हाइट तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे यानी कि उसको यहाँ तक बढ़ा दिए, सिंपल यहाँ तक बढ़ा दिए और यहाँ तक ले जाके नीचे। ठीक है, विड्थ हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पर मैंने मुझसे मार्कर से थोड़ा इधर उधर हो गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा बनाते टाइम। और साइंस में देखिए अभी 40 मार्क्स था, अब कितना है 2013 में 30 मार्क्स आया है। तो क्या करेंगे 30 हाइट जितना इसको ले जाएंगे, यहाँ तक आएगा। यानी कि डबल बार ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा है। एक बार 2012 का सिचुएशन, एक बार 2013 में। 2012 में क्या था, 30 नंबर आया था, अब उसका कितना हो गया 25 नंबर। 2012 में हमारा मैथ साइंस में बच्चा का आया था 40 नंबर और अब साइंस में कितना आया है 30 मार्क्स आया है। इंग्लिश में 20 आया था, अब हमारा 30 आ गया है। ये जनरली कंपैरिजन बताता है। अब इस ग्राफ में ये देखिए, ये जो दोनों बीच का जो डिफरेंस है, इंटरवल है, हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा तो इसको बोलेंगे हम डबल बार ग्राफ या बार ग्राफ।
इसी के साथ अगर ये जो इंटरवल है, इंटरवल ना रहे और सारा पैराग्राफ आपस में सटा रहे एक दूसरे से, तो उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। उस सिचुएशन को भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें। जैसे कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों ने अपना मत दिया कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में किसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो पहला बच्चे ने बोला इंग्लिश, अगले ने मैथ, साइंस, इंग्लिश, 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 मैथ्स, 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 साइंस। सबने अपना अपना मत दिया कि मुझे इंग्लिश पसंद है, किसी ने साइंस बोला, किसी ने मैथ्स बोला। तो इस टाइप के सिचुएशंस को हम लोग अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपल एक जैसा वाला, जैसे कि इंग्लिश है तो सारे इंग्लिश को क्या करेंगे, काउंट कर देते हैं और एक जगह अरेंज कर देते हैं। इस टाइप से क्या होता है, हमारा ग्राफ बहुत आसान से बन जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इस टाइप के सिचुएशंस में हम लोग काउंट कर लेंगे कितने बच्चों को क्या पसंद है। तो पहला हम लोग देखते हैं इंग्लिश कितने लोगों को पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बच्चों को इंग्लिश पसंद है। यहां पर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेली मार्क से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले 1 को तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से, और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बस इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये कट बताता है हमें कि ये 5 है। अब हमें क्या इंग्लिश में कितने रिप्रेजेंट करना है, 8। ये कितना हो गया, 5 6 7 8। सिंपल, टैली मार्क कितना आ गया हमारा, 8। अब उसके बाद कितने स्टूडेंट हैं, तो 8 स्टूडेंट है। इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब सब्जेक्ट में हमारा यहां पर था इंग्लिश। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं मैथ्स को। तो मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों को मैथ्स पसंद है। तो 13 के लिए क्या करेंगे, 2 बार ये फुल होगा, यानी कि पहले मैथ्स लिख लेता हूं। अब 13 को कैसे, 1 2 3 4 5, बस काउंट करना है और बना देना है। 3 4 5, ये हो गया 10। कितने बच्चों को पसंद है, 13। तो ये कितने हो गए हमारे, 13। टैली मार्क को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को 5 5 का पेयर बनाते हैं, उसके बाद आगे काउंट करते जाते हैं। अब यहाँ पर कितने बच्चे आ गए, 13। अब देखते हैं इंग्लिश के बाद और क्या था, साइंस। तो साइंस कितने बच्चों को पसंद है, तो साइंस भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बच्चों को साइंस पसंद है। तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टैली मार्क से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 9। सिंपल, ऐसे टैली मार्क से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर हम लोग जितने बच्चों को जो जो सब्जेक्ट पसंद थे उसको हम लोग टेली मार्क से रिप्रेजेंट कर दिए। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग काउंट करते हैं, कितना बार पसंद किया गया है या जो भी बात है उसको हम लोग काउंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी से दिखा देते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम, ये जो नंबर्स होता है टोटल, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश का कितना फ्रीक्वेंसी हो गया, 8। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इंग्लिश का फ्रीक्वेंसी है 8, मैथ्स का फ्रीक्वेंसी है 13, साइंस का फ्रीक्वेंसी है 9। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज तब होता है जब हमारा क्लास बहुत बड़ा हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 का मार्क्स 100 नंबर का हुआ एग्जाम। अब उसमें से किसको कितना कितना नंबर मिला उसका अगर हम लोग टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा क्लास बन जाएगा। से एक नंबर कितने बच्चों का आया, तो 1 नंबर, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, हम लोग कितना तक जाना होगा, 100 नंबर तक जाना होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि 100 बच्चों का ग्रुप है तो हम लोग देख लेंगे कि कितने बच्चों का, 100 बच्चों का है ग्रुप और कितना मार्क्स है हमारा, 100 मार्क्स तक हम लोग ग्रुप बना लेंगे 100 मार्क्स का। तो पहला ग्रुप बनाएंगे हम लोग 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर वाला कितना बच्चा है हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं जो 1 से 10 के बीच में नंबर लाए हैं। और यह 20-30 का मतलब है कितने वो बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाए हैं, जिनका मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। तो जस्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी टैली मार्क, सॉरी कितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से हम लोग टैली मार्क यहाँ बना देते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी देकर डिनोट कर देते हैं। जैसे कि 1 से 10 के बीच में 15 बच्चों का मार्क्स आया, तो 15 को कैसे डिनोट करेंगे टैली मार्क से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 15 बच्चों का ऐसे डिनोट करेंगे। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग अप टू कितना तक जाएंगे, 90 to 100। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसी टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, टैली मार्क देते हैं और जितने बच्चे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सिचुएशंस को। इस सिचुएशन में है, ये सिचुएशन दिया हुआ है क्लास के बच्चों का 60 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स का सिचुएशन है। जैसे कि 0 से 10 के बीच में लाने वाले 2 बच्चे हैं जो 0 से 10 के बीच में मार्क्स लाए हैं। 10 से 20 तक लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं और 20 से 30 लाने वाले 21 स्टूडेंट हैं। ठीक इसी तरीक़ा से ये इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी है कि इतने इतने स्टूडेंट्स ने इतने के बीच में मार्क्स लाए हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल, ये क्लास इंटरवल को हम लोग क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया। 0 से 10, 10 से 20 क्लास बना देते हैं, 0 यहाँ हम लोग लेते हैं, 10 यहाँ बना देते हैं और 10 से 20 यहाँ और 20 से 30 इधर, 30 से 40 और 40 से 50। सिंपल। अगर यहाँ पर गैप नहीं है तो इसको हम लोग कौन सा बार बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे। ठीक है, बार ग्राफ है ये भी, लेकिन इसमें क्या इसका स्पेशल नाम हो जाता है, हिस्टोग्राम। इसमें इंटरवल के बीच में डिफरेंस नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जितना भी बार्स बनेगा एक दूसरे से सटा हुआ बनेगा। अब स्टूडेंट का हम लोग बना लेते हैं, से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, टोटल मैक्सिमम 21 तक गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 से 10 के बीच में लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। यानी कि इसका बार ग्राफ का हाइट जो होगा, बार का हाइट होगा यहाँ 2 तक होगा और जस्ट ऐसे एक लाइन हम लोग बना देंगे। अब 10 से 20 तक लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 तक इंटरवल में लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो 10 से 20 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब ये इसका हाइट कितना होगा, हमारा कितना हाइट होगा, 10 तक, 10 तक हाइट होगा, मतलब यहाँ तक हम लोग इसको हाइट बना देंगे और एक बार बना देंगे, सिंपल। ठीक है, ये इंटरवल का हाइट बता दिया है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 10 से 20 के बीच में आ रहा है। अब अगला है 20 से 30 के बीच में 21 स्टूडेंट है। भाई 20 से 30 इंटरवल ये है और 21 हमारा यहाँ तक है और हम लोग इसको नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, बार ग्राफ का विड्थ हमेशा क्या होगा, इक्वल होता है। यहाँ पेन से बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। अब 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 30 से 40 के बीच में हमारे स्टूडेंट हैं 19, 19, तो 19 हमारा यहाँ आ जाएगा, जस्ट इसके पास 19 स्टूडेंट्स का मार्क्स है हमारा 30 से 40 के बीच में। और 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 7 स्टूडेंट है। 40 से 50 के बीच में 6 7 यहाँ हमारा आएगा। ठीक, और इसका ग्राफ, इस बार का हाइट कितना होगा, यहाँ तक होगा, 7 तक ले लिए बस। ठीक है, अब 60 से, अच्छा हाँ, 50 से 60 में एक बच्चे हैं तो 50 यहाँ, 60 यहाँ लिख देते हैं। तो 50 से 60 के बीच में एक स्टूडेंट है तो हाइट इसका कितना होगा, सिंपल, इसका आधा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आधा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा। ये बार ग्राफ बना हमारा इस सिचुएशंस का। सिंपली बार ग्राफ जो होता है ना, सारा डाटा जो हम लोग कलेक्ट किए हैं
इन सारे डाटा को बस देखने से इस बार ग्राफ को हमें समझ में आ जाता है। तो इसके लिए हमें बार ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इस सिचुएशंस को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पीछे जाकर रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है ये भी एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सारा सिचुएशंस को बता दिया जाता है कि एक्चुअली में क्या क्या है। इसको देखने से सारे चीज हमें पता चलते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन क्या है कि एक स्कूल है, स्कूल में 50% बच्चों को 50% बच्चों को चॉकलेट पसंद है, और 25% को वेनिला पसंद है, 25% को अदर फ्लेवर पसंद है, ठीक है। 50% को क्या पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, 25% को वेनिला, और अदर 25% को जो है उसको कुछ और पसंद है। तो इस सिचुएशंस को पाई चार्ट पे हम लोग कैसे बनाते हैं। सिंपली पाई चार्ट बनाने के लिए हमें ये 50% कितना एंगल सब्सटेंड करेगा ये पहले निकालना होगा। सिंपली पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट एक गोल सा सर्कल होता है। इसमें ये सिचुएशन बताता है कि उसका भाग कितना है। जैसे 50%, तो ये सर्कल का 50% कितना होगा, तो इसका सेंटर है, तो सिंपली एक डायमीटर खींच देंगे और ये बताता है कि आधा ऊपर वाला आधा या नीचे वाला आधा, कोई भी एक, उसको हम लोग इतना हिस्सा को दिखा दें कि इतनी बच्चे को क्या पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। और 25% और 25% दोनों मिलाकर 50 हो गए, यानी कि ये कितने एंगल सब्टेंड करेंगे, 90। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 90 डिग्री बना देंगे। सिंपल, ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री जो है इन बच्चों को पसंद है क्या, वेनिला, और इन बच्चों को पसंद है हमारा अदर, कुछ और चीज। इसको एग्जैक्टली में हर एक एंगल से कैसे बनाते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चंस को लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा। हम लोग अब एक पाई चार्ट पे क्वेश्चन को करते हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन में सिंपल सेंटर एंगल निकालना होता है। सेंटर एंगल निकालने के बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो चलिए सेंटर एंगल को कैसे निकालते हैं, पहले इस सिचुएशन को देख लेते हैं। ये एक दुकान का लिस्ट है कि उसके पास इतने सारे सामान है, ऑर्डिनरी बिस्कुट, ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट, केक और फ्रूट ब्रेड, और कुछ अदर एक्स्ट्रा कुछ सामान है। तो देखिए फ्रूट ब्रेड 40 रुपए का बिका, केक जो है 160 रुपए का बिका, बिस्किट 120 रुपए का, सारा का लिस्ट दिया हुआ है कितने कितने का कौन बिका। तो टोटल पहले स्टार्टिंग में हम लोग निकालते हैं कि टोटल उसने कितना का व्यापार किया, कितना का बिजनेस किया। तो सिंपल सबको ऐड कर देंगे और टोटल निकाल देंगे, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल 720। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 720 क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया। तो ये जो 40 है भाई, 40 है, वो 720 का कितना है, मतलब उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, जो मार्क्स जितने का उसने एक दिन में सेल किया उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल कितने का व्यापार किया था उसको हम लोग इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 720। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा हमारा 1/18। इसका फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा 1/18। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सेंटर एंगल। सेंटर में ये कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो सेंटर एंगल देखिए, सेंटर में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। देखिए एक सर्कल है तो इसमें दो तो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, यहाँ पर इसका कितना हो जाता है, यहाँ से लेके टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। तो पाई चार्ट में हम लोग सर्कल का एक टुकड़ा को दिखाते हैं किसी भी सिचुएशन को, तो अदर को हम लोग दिखाना होगा तो सर्कल का कितना बड़ा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़ा को बताने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कि ये जो फ्रैक्शन है सेंटर एंगल में कितना लेगा। तो फ्रैक्शन हमारा 1/18 हुआ, टोटल कितना हमारा दिखाता है 360। तो क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 इंटू 1/18, ठीक है। ठीक इसी तरीका से इसको भी करेंगे। 320 कितना है हमारा 320 बाई कितना 720, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 कट गया 9। अब 120 को करेंगे, 120 बाई कितना आ जाएगा 720। ये तो हमारा सारा का फ्रैक्शन निकल गया। अब सेंटर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार में चला जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 20 डिग्री। इसका देखिए 4/9 है, तो 4/9 को क्या करेंगे हम लोग 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका सेंटर एंगल कितना निकल जाएगा हमारा, जस्ट 40 4 के 16 160 डिग्री, ठीक है।
अब ये जो हमारा डिग्री में आया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट में बना देते हैं। तो सिंपली देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे, सिंपल पहले एक सर्कल खींचेंगे हम लोग बड़ा सा, और हम लोग को बस ये अब डिग्री से मतलब है तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। सर्कल बना लिए। अब सर्कल में कोई सेंटर होता है, सेंटर ले लिए। अब सेंटर से कोई एक लाइन मिला देंगे सिंपल। सबसे पहले ये लाइन मिला दिए, ये हाफ मिलाएंगे, पूरा नहीं। अब इस जो पॉइंट, जो सेंटर का पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा गड़ा कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 20 डिग्री बनाना है। तो 20 डिग्री बनाने के लिए क्या हमें चाहिए, कंपास चाहिए, या तो हमें चांद चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक यहां पर रखेंगे, 20 डिग्री का एंगल नापेंगे और 20 डिग्री का एंगल नाप के बना देंगे। सिंपल 20 डिग्री का एंगल नाप दिए और ये 20 डिग्री का हमारा हो गया। इसी तरीका से बनाएंगे। अब हमारा मेन लाइन ये वाला हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 160 बनाएंगे। तो 160 हमारा कितना आएगा, 160 और प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 160 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक इसी तरीका से 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हमारा यहां तक पहुंच चुका है। अब यहां पर चांद को रखेंगे और यहां से 60 डिग्री नापेंगे। 60 डिग्री नाप दी, यहां तक आ गया हमारा। अब 60 डिग्री ये बन गया हमारा। तो यहां से 80 डिग्री फिर से नापेंगे, इस पर रख के, अब इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पे रखेंगे, मिलाएंगे पूरा चांद को, और यहां से 80 डिग्री नाप लेंगे। 80 डिग्री को हम लोग नाप दी, ये 80 आया और ये हमारा लास्ट वाला 20 अपने आप आएगा। इसको हम नापेंगे तो ये 20 डिग्री रहेगा। इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे और पूरे सिचुएशन को डिराइव कर, पूरे सिचुएशन को दिखाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए सिंपल हमें क्या चाहिए होता है, सेंटर एंगल। सेंटर एंगल निकालना आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। फ्रैक्शन निकालना है सबसे पहले और उसके बाद केवल 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां तक आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। धन्यवाद।